So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So आज का हम क्लास 11th ISC का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं ये बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या होती है. ये आपका वैसे चैप्टर नंबर 3 होने जा रहा है. कैसे लग रहे हैं आपको वीडियोस जो हम लोग पोस्ट करते आ रहे हैं? लाइन से बुक के ऑर्डर में आपके वीडियोस आपको मिलते जा रहे हैं एंड हर एक वीडियो वन शॉट में बिल्कुल डिटेल में मैं समझा रहा हूं. अच्छा, साथ में अगर मैं आपको बताना चाहूं कि बॉस टाइटन्स में जितने बच्चे एनरोल्ड हैं उनको ये 3 बुक सेट्स हम घर पर डिलीवर करने वाले हैं. अगर आपका भी सपना है हमारे साथ रोज लाइव पढ़ाई करने का तो टाइटन्स के कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. मात्र 10,000 रुपीज की फीस होने वाली फॉर द एंटायर ईयर, जिसमें मैं 3 सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज कंप्लीट कराने वाला हूं, जिसकी बुक सेट्स भी आपके घर पर डिलीवर करेंगे हम इन द मंथ ऑफ जुलाई. ठीक है ना? साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए. क्यों डाउनलोड करना है एप्लीकेशन? बिकॉज हम जितना भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो अपने फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में डालते जा रहे हैं, जिसको आप इजीली डाउनलोड करके पूरा फायदा उठा सकते हैं. तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं आज का टॉपिक. ये भाई साहब, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? बड़ी गंभीर समस्या है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम किससे कहा गया? अगर मैं आसान भाषा में बोलूं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो पैसे से रिलेटेड है, इकोनॉमिक टर्म तो वही है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो पैसे से रिलेटेड है उसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोल सकते हैं क्या? आइए देखते हैं. इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एसेंशियली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस or the problem concerning the allocation of limited resources for the production of alternative goods and services. आसान भाषा में इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. अब तुम सोचोगे ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है सर? मान लो तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं. अब 10,000 रुपए में या तो तुम कोई पार्टी कर सकते हो या 10,000 रुपए तुम अपने लिए इन्वेस्ट कर सकते हो. ठीक है ना? अब तुम्हारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तुम्हारी इच्छाएं बहुत सारी हैं और उस लिमिटेड रिसोर्सेज में कुछ ही इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है. इसलिए तुमको चूज करना पड़ेगा कि क्या तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. जरा स्टूडेंट के लेवल पर देखें, अगर तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और तुम्हें स्टेशनरी खरीदना है अगले दिन एग्जाम लिखने के लिए, या तुम उसी 100 रुपए के मार्केट में जाके मोमोज खा सकते हो. तुम्हारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तुम दोनों काम नहीं कर सकते हो. स्टेशनरी भी खरीद लो, मोमोज भी खा लो, ऐसा नहीं कर सकते. तो तुम्हारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है? तुम्हारे पास जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, तुम्हें डिसीजन लेना होगा कि उन रिसोर्सेज को किस तरह आप इस्तेमाल करने वाले हैं. आगे बात करते हैं, ये बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ही क्यों होती है? जैसे सबसे बड़ा रीजन इसका है अनलिमिटेड वांट्स. अनलिमिटेड वांट्स का मतलब क्या है? कभी भी किसी की वांट्स ना लिमिटेड नहीं होती है. दे टेंड टू मल्टीप्लाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे मैं जब छोटा था तो मैंने सोचा था कि मेरे पास एक कार हो जाएगी, मजे ही मजे आ जाएंगे. तब हमने एक्सयूवी खरीद ली, मतलब 2016 की बात है. फिर मैंने कहा नहीं यार, अगर फॉर्च्यूनर हो जाए तो मजा आ जाएगा, बस मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए. मैंने अभी लास्ट ईयर फॉर्च्यूनर खरीद ली. अब लगता है यार अगर एक मर्सिडीज होती तो आय हाय हाय क्या बात हो जाती, बिल्कुल मजा आ जाता यार. तो ह्यूमन वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है. तो यहां क्या लिखा होगा? ह्यूमन वांट्स आर मल्टीपल एंड टेंड टू मल्टीप्लाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मल्टीपल वांट्स होती है, एक पूरी होगी दूसरी अराइज हो जाएगी. देयर इज अ कंटिन्यूअस एंड अनलिमिटेड डिजायर अमंग पीपल फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. लगातार आपके डिजायर बढ़ते चले जाते हैं. तो सबसे पहला इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स हैं. अगली बात करें, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मतलब किसी के पास भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, चाहे वो तुम हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी ही क्यों ना हो. व्हाइल ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, the resources available to satisfy these wants are scarce or limited. मतलब जितने resources हमारे पास, जितने साधन हमारे पास अवेलेबल हैं वो कम हैं और इच्छाएं ज्यादा हैं. इसीलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है. Scarcity arises because a demand for resources exceeds their supply. Scarcity क्यों आएगी? कमी क्यों आएगी? Because डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है. समझ में आ रही है बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं. अगला रीजन होता है रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूज. जैसे मान लो मेरे पास जमीन है, जमीन में मैं खेती कर सकता हूं या मैं जमीन में फैक्ट्री लगा सकता हूं. तो तुमको अपना दिमाग लगाकर उस पर्टिकुलर रिसोर्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिकॉज रिसोर्सेज के मल्टीपल यूजेस होते हैं बेटा जी. अवेलेबल रिसोर्सेज आर नॉट जस्ट स्कार्स, दे ऑल्सो हैव मल्टीपल और ऑल्टरनेटिव एप्लीकेशंस.
Resources must be allocated among different uses in such a manner that they are put to their best possible use. आपको resources को कुछ इस प्रकार से इस्तेमाल करना है कि resources optimally और बेस्ट तरीके से इस्तेमाल किए जाने चाहिए. ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर और 3 मेन या सेंट्रल प्रॉब्लम्स की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अराइज होती है उसका नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस. यार किस तरह का गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए? क्या हमें मोबाइल फोन बनाने हैं या हमें फूड प्रोडक्ट्स बनाने हैं? हमें किस तरह के रिसोर्सेज, मतलब किस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने चाहिए? तो इस प्रॉब्लम के अंदर 2 प्रॉब्लम्स हैं. पहला, व्हाट कमोडिटी शैल बी प्रोड्यूस, कौन सा गुड्स बनाना है, और दूसरा है इन व्हाट क्वांटिटी दीज गुड्स शुड बी प्रोड्यूस. कौन सा सामान बनाना है पहला, और कितनी क्वांटिटी में बनाना है ये दूसरा प्रॉब्लम होगा जो व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर आएगा. अब दूसरी बड़ी समस्या अराइज होती है हाउ टू प्रोड्यूस. यार ये गुड्स बनाने कैसे हैं? या तो हम लेबर मेथड यूज करेंगे, मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से बनाएंगे, या हम मशीनरीज के थ्रू सामान बनाएंगे तो हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से बनाएंगे. तो दिस रेफर्स टू द चॉइस ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. पहला क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे जहां पर ज्यादा लेबर लगने वाले हैं, या हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करने वाले हैं जहां ज्यादा मशीनरीज और कम लेबर लगेंगे. तो 2 सेंट्रल प्रॉब्लम्स तो समझ में आ गई. तीसरी सबसे बड़ी सेंट्रल प्रॉब्लम है कि हमें प्रोडक्ट बनाना है, किसके लिए बनाना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस. हम सामान क्या रिच सेक्शन के लिए बनाएंगे, क्या हम लग्जरी प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे, या हम असेंशियल गुड्स बनाएंगे, हम पुअर सेक्शन की तरफ जाएंगे. तो तुम्हें सोचना पड़ेगा किस कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन के लिए तुम्हें अपना सामान बनाना है. तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज among the members of society, allocation between the richer section and the poor section. तुम्हें किस सेक्शन के लिए प्रोडक्ट बनाना है, ये तीसरा सेंट्रल प्रॉब्लम निकल कर आता है. इसके अलावा भी कुछ और सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. इट इज हाईली अनडिजायरेबल टू लीव रिसोर्सेज आइडल और अनएम्प्लॉयड. अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रिप्रेजेंट्स डेड लॉस टू द इकोनॉमी. अगर रिसोर्सेज अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं इकोनॉमी के अंदर तो उसे डेड लॉस बोला जाता है. क्या बात तुम्हें समझ में आ रही है? प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्लियर है. आगे आए, प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. एफिशिएंट यूज मतलब ऑप्टिमम प्रोडक्शन होना चाहिए. मतलब अगर मान लो मेरी फैक्ट्री में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं तो 100 यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड. हमारे रिसोर्सेज अंडर एम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए. जितना हम प्रोडक्शन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कैपेसिटी का, उतना इस्तेमाल करना चाहिए. अगला क्या है, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इसका मतलब दिस इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द ईयर्स. कहने का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के ऊपर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी इंक्रीज करने के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि हम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकें. ये 3 के अदर जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो समझ में आई. अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि 100% तुम्हारे एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा. यह है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी. इसको हम लोग एक ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे, एक शेड्यूल बनाकर भी दिखाएंगे जो तुम वीडियो पॉज करके मेरे साथ साथ बनाना भी. आओ देखते हैं. द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन एन इकोनॉमी गिवन द अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. मान लेते हैं कि इकोनॉमी में 2 गुड्स को प्रोड्यूस करना है, तो हम किस कॉम्बिनेशन में 2 गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, रिसोर्सेज कांस्टेंट है. इसी चीज को हम लोग पीपीसी कहेंगे. ज्यादा अच्छा तुम्हें समझ में अब आएगा. मान लेते हैं भाई मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एज्यूम कर रखी है ABCDEF, और मान लेते हैं रिसोर्सेज क्योंकि लिमिटेड हैं तो हम एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन हमको कम करना पड़ेगा बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है. क्या बात समझ में आ रही है? आओ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ए देखते हैं कि ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या कह रही है. यह बोलती है मैं जब 0 यूनिट्स ऑफ बटर प्रोड्यूस करता हूं तो 15 यूनिट्स ऑफ गन्स प्रोड्यूस करते हैं. बटर और गन्स में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, मगर इकोनॉमी में मान लो यही 2 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है. अब अगर मुझे धीरे धीरे बटर का प्रोडक्शन बढ़ाना है
तो मुझे गन्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, या तो हम गन्स प्रोड्यूस कर लें या बटर प्रोड्यूस कर लें। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे बटर का प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे गन्स का प्रोडक्शन कम होने लगेगा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? उसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो उस रिसोर्स में या तो हम बटर प्रोड्यूस कर सकते हैं या हम गन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर बटर ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो गन कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा, गन ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो बटर कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब यहां से निकलकर आता है एक टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन गेन। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है बेटा जी लॉस अपॉन गेन। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताता क्या है? ये बताता है इट इज द रेट एट विच वन कमोडिटी इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर। एक को प्रोड्यूस करने के चक्कर में दूसरे का जो सैक्रिफाइस हो रहा है उसको, उस रेट को हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। निकाला कैसे जाएगा? लॉस अपॉन गेन। पहले पे तो डैश लगा देते हैं। काय को डैश लगाएंगे? बिकॉज उसके प्रीसीडिंग पता नहीं है। लॉस कितने का हो रहा है? 15 से 14 लॉस हो रहा है 1। और गेन कितने का हो रहा है? 0 से 1 गेन भी कितने का हुआ? 1 का। तो इससे क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 1, मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 1। फिर लॉस कितने का हो रहा है? 14 से 12 2 का लॉस है। गेन कितने का हो रहा है? 1 2 अपॉन 1 इज 2। देन लॉस कितने का हो रहा है? 3। गेन कितने का हो रहा है? 1 3 अपॉन 1 इज 3। 9 और 5 में लॉस कितने का हो रहा है? 4। और गेन कितने का हो रहा है? 1 4 इज टू 1, मतलब 4 आ जाएगा। और यहां पर लॉस हुआ 5, गेन हुआ 1, तो यहां आ जाएगा 5। ये जो तुमने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाला है यही चीज होती है स्लोप ऑफ पीपीसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 के लिहाजे से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये पूरा पूरा चैप्टर सीयूईटी में भी आता है। तो भाई आओ जरा इसका मैं ग्राफ बनाकर तुम्हें दिखा रहा हूं। वीडियो को पॉज कर लो और मेरे साथ साथ ये ग्राफ बनाया जाए। यहां ले रहे हैं अपन लोग गन्स और यहां ले रहे हैं बटर। ठीक है ना, ये बना रहा हूं मैं पीपीसी कर्व। ठीक है ना, इस पे सारे कॉम्बिनेशन मार्क भी कर देते हैं। दिस वाज कॉम्बिनेशन ए, देन कॉम्बिनेशन बी, सी, डी, ई और कॉम्बिनेशन एफ। जल्दी से बनाओ तो। चलो मैं साइड हट जा रहा हूं, फटाफट से बनाओ बेटा जी, जल्दी जल्दी बनाओ। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पक्की बात, सबने बना लिया? आगे बढ़ूं और अगर मैं तुमसे पूछूं कि स्लोप ऑफ पीपीसी क्या होता है तो बता ले जाओगे? ठीक है, स्लोप ऑफ पीपीसी क्या होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब एक बात समझना, इसका जो शेप है वो कैसा है? कॉनकेव है। कॉनकेव टू ओरिजिन क्या है? इसका शेप क्या है? इसका शेप अगर हम देखें तो शेप है कॉनकेव। और कॉनकेव शेप क्यों होता है? इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से। जैसे लगातार मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ता चला जा रहा है, इसकी वजह से पीपीसी के शेप को कॉनकेव बोलते हैं। कॉन्वेक्स होता तो क्या होता? उल्टा, मतलब डिमिनिशिंग एमओसी होता उस केस में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और इसके अजम्पशंस की तरफ देखा जाए कि अजम्पशंस क्या हैं। सबसे पहला, द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज रिमेन्स फिक्स। तो मतलब रिसोर्सेज आपके कांस्टेंट होने चाहिए, रिसोर्सेज में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। सामान को बनाने की जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली इंप्लॉयड। जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको आप पूरी तरह से और अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स, जिसकी वजह से क्या होता है? इंक्रीजिंग एमओसी होगा। ठीक है ना, तो 4 पॉइंट आप अपने दिमाग में बैठा सकते हो। ठीक है ना भाई, चलें आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। सबसे पहले देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। अगर हम पीपीसी बनाते हैं बेटा जी तो ये कैसा बन रहा है? देखो ना, ये कैसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहां पर गन्स था और यहां पर बटर था, यही तो हो रहा है। अब ये क्या बोल रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये कि गन्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है और बटर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इसके पीछे तो यही सिंपल रीजन है। अ डाउनवर्ड स्लोपिंग पीपीसी इंडिकेट्स दैट टू ऑब्टेन एन एडिशनल क्वांटिटी ऑफ वन गुड, जो कि बटर है, द इकोनॉमी मस्ट गिव अप सम क्वांटिटी ऑफ द अदर गुड दैट इज
गन्स। मतलब गन्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है, बटर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसीलिए जो पीपीसी है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है और राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आगे बात करते हैं कॉनकेव टू ओरिजिन क्या होता है। मैंने अभी बताया था कि पीपीसी कर्व कॉनकेव टू ओरिजिन होता है बिकॉज ऑफ ये जो स्लोप है इसको क्या बोलते हैं, एमओसी, और ये एमओसी क्या है, इंक्रीजिंग एमओसी है, इसकी वजह से स्लोप कॉनकेव टू ओरिजिन है। बात समझ में आ रहा है? इसका शेप क्या है भाई, यहां पर गन्स है और यहां पर बटर। फिर एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ बटर आर प्रोड्यूस, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गन्स मस्ट बी सैक्रिफाइस बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और पीपीसी कॉनकेव टू ओरिजिन क्या होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये 100% आपके पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है ना, कुछ कर ही नहीं सकते हो, 100% पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स को हम पीपीसी के थ्रू कैसे दिखा सकते हैं। चलो भाई, सबसे पहली प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं, प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। अब प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी का मतलब समझते हैं। ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स ऑफ टू गुड्स दैट लाई आउटसाइड द पीपीसी कर्व कैन नॉट बी अटेन्ड। अब देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हद क्या है, मैक्सिमम वो कितना कॉम्बिनेशन, जो पॉइंट्स पीपीसी कर्व के ऊपर आ रहे हैं मैक्सिमम प्रोडक्शन उतना ही हो सकता है। ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन जो राइट साइड पर है, जो बाहर है, ये आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं विद द गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज। तो मतलब ये कॉम्बिनेशन तो हो गया अनअटेनेबल, अनअटेनेबल। और जितने भी पॉइंट्स तुम्हारे पीपीसी या पीपीसी के ऊपर लाई करते हैं इसको बोलते हैं अटेनेबल, इसे बोलेंगे अटेनेबल कॉम्बिनेशन। एनी पॉइंट्स लाइंग ऑन द पीपीसी बाउंड्री और इनसाइड द पीपीसी कर्व आर कंप्लीटली अटेनेबल। क्या तुमको पहली बात तुम्हें समझ में आ गई? स्कार्सिटी किसके लिए हो जाएगी, इस वाले के लिए, बाकी सबके लिए स्कार्सिटी नहीं है। आगे बात करते हैं और अगली प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कौन से पॉइंट पर किस कॉम्बिनेशन पर गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द नीड टू सेलेक्ट अ सिंगल ऑप्टिमल पॉइंट अमंग द वेरियस अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑन द प्रोडक्शन ऑन द पीपीसी बाउंड्री। अब देखो भाई, अटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन से हैं, ये भी अटेनेबल है, ये भी अटेनेबल है, ये भी अटेनेबल है। अगर हम देखें, या हम सी को कॉम्बिनेशन पर प्रोड्यूस कर सकते हैं या हम ई पर कॉम्बिनेशन पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप बात समझना, जितने भी पॉइंट्स पीपीसी के ऊपर लाई करते हैं वहां पर रिसोर्सेस ऑप्टिममली यूटिलाइज हो रहे हैं। जो भी पॉइंट पीपीसी के अंडर लाई करते हैं वहां पर रिसोर्सेस पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं है। तो यहां पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है, या तो सी कॉम्बिनेशन पर आप प्रोड्यूस कर सकते हो या ई कॉम्बिनेशन पर प्रोड्यूस कर सकते हो। क्या तुमको बात समझ में आ रही है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कैसे दिखा सकते हैं हम पीपीसी से। आगे बढ़ते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस के ऊपर अगर हम आए तो यहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, आओ जरा देखते हैं। चलो भाई, इसका फटाक से हम लोग बना लेते हैं जल्दी से पीपीसी कर्व, ठीक है ना। यहां पर है गन्स, यहां पर है बटर, और अब बताना भाई, ये हमने बना लिया पीपीसी कर्व। एक ये पॉइंट है, एक ये सी है, क्या पॉइंट मार्क किए थे, सी ई एच के, ये एच है, ये ई है, ये के है। आओ समझते हैं हम लोग क्या बात करें, व्हाट टू प्रोड्यूस। डिफरेंट पॉइंट्स ऑन पीपीसी रिप्रेजेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। हर एक पॉइंट अलग अलग कॉम्बिनेशन बता रहा है। Where exactly the economy decides to operate on the curve depends entirely on the taste and preference of the individuals in the economy. तो किस कॉम्बिनेशन पर प्रोड्यूस करना है, इस पर करना है, इस पर करना है, ये किस चीज पर डिपेंडेंट है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द इकोनॉमी पर। जिस इकोनॉमी में ज्यादा बटर का कंजम्पशन है वहां पर बटर का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जिस इकोनॉमी में गन्स का कंजम्पशन ज्यादा है वहां पर गन्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर डिसाइड करता है कि क्या सामान को प्रोड्यूस करना है। अगली बात पर आते हैं, फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, तुम समझना, ऐसा कोई भी पॉइंट जो पीपीसी के ऊपर आता है वो फुलर यूटिलाइज्ड है, और कोई भी पॉइंट जो पीपीसी के अंडर आता है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। ठीक है ना भैया। आगे बात करते हैं द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, जब प्रोडक्शन आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए। ये वाला कर्व क्या बताता है, बिफोर ग्रोथ, ये क्या बता रहा है, बिफोर ग्रोथ। और फिर ये वाला कर्व क्या बता रहा है, आफ्टर ग्रोथ। जब आपकी इकोनॉमी ग्रो कर जाए, मतलब प्रोडक्शन बढ़ने लग जाए,
तो रिसोर्सेज बढ़ जाएं, तब आपका पीपीसी राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। और फर्ज करो अगर आपका प्रोडक्शन कम हो जाए, रिसोर्सेज कम हो जाए, तो पीपीसी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है एकदम आसान भाषा में? सो दिस इज इट फ्रॉम द एंटायर चैप्टर। कैसा लगा तुमको ये छोटा सा वीडियो, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। एंड डू डाउनलोड दिस पर्टिकुलर नोट्स फ्रॉम द फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। ऑल्सो इन केस इफ यू वांट टू प्रिपेयर विद अस, जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से एनरोल कर सकते हैं, जिसके साथ आपको 3 बुक सेट्स घर पर डिलीवर कर दी जाए और आपकी लाइव क्लासेस जो कि 4 PM to 6 PM होती हैं, उसकी भी शुरुआत कराई जा सके। कोई भी क्वेरी है, हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर लो। गॉड ब्लेस यू।